नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग मज़े से होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरी विधि को बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरी विधि को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। यानी कि द्विघात समीकरण को हम लोग 3 विधियों द्वारा हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं उन तीनों विधियों का नाम, तो आप लोग भी लिख लीजिए। द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल मुख्यतः 3 विधियों द्वारा द्विघात समीकरण का हल मुख्यतः 3 विधियों द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है। द्विघात समीकरण का हल मुख्यतः 3 विधियों द्वारा किया जाता है। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी विधि का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो बच्चों, द्विघात समीकरण को इन्हीं तीनों विधियों द्वारा हल किया जा सकता है। लेकिन इस साल जो 2025-26 के लिए एनसीईआरटी बुक आई है, उसमें इन दोनों विधियों को हटा दिया गया है। दूसरे और तीसरे विधियों को ये और ये विधि नहीं दी गई है, सिर्फ यही दिया गया है गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम आपको तीनों विधियां बता देंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले समझिए आप लोग कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। यहाँ हेडिंग डाल दीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को देखिए कैसे हल करना है। आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोगों को पता होगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखिए क्या है, ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसमें ये जो व्यापक रूप है, इसमें a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं।
ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और यक्स जो है वो क्या है, चर है। तो इसमें चर यक्स है और ए बी सी क्या हैं, संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, इसमें और देखिए ध्यान से, इसमें यानी इस समीकरण में देखिए ये जो ए लिखा है, ए जिसे हम संख्या कह रहे हैं, ए बी सी संख्याएं हैं, ये जो ए है ये यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का क्या कहलाता है, ये गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कौन है, ए है। और ये जो बी है ये किसका गुणांक है, देखिए यक्स के साथ इसका गुणा है तो यक्स का गुणांक है, यक्स का गुणांक है बी। और ये जो सी है ये अचर पद है, ये क्या है, अचर पद है सी। इसे अचर पद क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास यक्स नहीं है, चर नहीं है। देखिए यहाँ चर था यक्स, यहाँ भी चर था, लेकिन इसके पास चर यक्स नहीं है। तो जिसके पास चर यक्स न रहे, जिसके पास चर यक्स न रहे उसे क्या समझिए आप, अचर पद। यहाँ सी क्या है, अचर पद, अचर पद। इस समीकरण में ए को क्या कहेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक, बी को क्या कहेंगे, यक्स का गुणांक, और सी को क्या कहेंगे, अचर पद। अचर पद क्यों कहेंगे इसे, क्योंकि इसके पास यक्स नहीं है। तो जिसके भी पास यक्स न रहे तो उसे आप अचर पद मान सकते हैं, उसे आप अचर पद कह सकते हैं। अब देखिए गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे करना है, हल करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हल करने के लिए, हल करने के लिए हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो द्विघात समीकरण दिया रहे उस द्विघात समीकरण में से आप अचर पद को लीजिए और यक्स स्क्वायर के गुणांक को लीजिए। अचर पद को लीजिए और यक्स स्क्वायर के गुणांक को लीजिए और उसके बाद दोनों का गुणा कर दीजिए। जो द्विघात समीकरण दिया रहे उसमें से क्या क्या लेना है, अचर पद लेना है और यक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है, फिर दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, हल करने के लिए सर्वप्रथम अचर पद और यक्स स्क्वायर के गुणांक को लीजिए। अचर पद और यक्स स्क्वायर के गुणांक को लीजिए। पहला काम यही कीजिए, कोई भी द्विघात समीकरण हो उसमें से सबसे पहले सर्वप्रथम आप अचर पद और यक्स स्क्वायर के गुणांक को लीजिए, फिर दोनों का गुणा कर दीजिए, फिर दोनों का गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए, दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा। तो अचर पद और यक्स स्क्वायर के गुणांक को लेकर फिर दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा। उसके बाद क्या करना है, जो गुणनफल मिलेगा, जो गुणनफल मिलेगा गुणा करने पर, उस गुणनफल को देखिए क्या करना है, फिर दोनों का गुणा कीजिए, प्राप्त गुणनफल यानी गुणा करने से जो मिलेगा गुणनफल, उसको देखिए क्या करना है, प्राप्त गुणनफल को दो भागों में बांटना होगा।
प्राप्त गुणनफल को दो भागों में बांटना होगा और दोनों ऐसे भागों में बांटिए, यानी प्राप्त गुणनफल को ऐसे दो भागों में बांटिए कि जब दोनों भागों को जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए, या ऐसा कहिए कि जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको ऐसे दो भागों में बांटिए कि दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से यक्ष का गुणांक प्राप्त हो जाए, यक्ष का गुणांक प्राप्त हो जाए। यानी जो गुणनफल मिलेगा उसके ऐसे दो भाग कीजिए कि उन दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से क्या मिले, यक्ष का गुणांक अर्थात b मिल जाए। इस बात को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, प्राप्त गुणनफल को ऐसे दो भागों में, प्राप्त गुणनफल को ऐसे दो भागों में बांटिए, ऐसे दो भागों में बांटिए कि दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से, दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से यक्ष का गुणांक अर्थात यक्ष का गुणांक कौन है, देखिए यक्ष का गुणांक कौन है, b। तो जोड़ने से या घटाने से यक्ष का गुणांक अर्थात b प्राप्त हो जाए। अब ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा जब किसी द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तब। तो देखिए बच्चों, आपको करना यही है, द्विघात समीकरण हल करने के लिए यही 3 काम आप शुरुआत में करेंगे, तब जाके आगे हल होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सर्वप्रथम अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को लीजिए, अचर पद लीजिए और एक्स स्क्वायर के गुणांक को, फिर दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा करने से जो गुणनफल मिलेगा, तो लिखा है प्राप्त गुणनफल जो मिलेगा उसको ऐसे दो भागों में बांटिए, गुणनफल को दो भागों में बांटना होगा, ऐसे दो भागों में बांटना होगा कि दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से यक्ष का गुणांक अर्थात b प्राप्त हो जाए। तो चलिए एक द्विघात समीकरण लिया जाए और उसे देखिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए एक द्विघात समीकरण हम ये ले रहे हैं, द्विघात समीकरण मान लीजिए है द्विघात समीकरण है जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस 7x है धन 12 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x धन 12 बराबर 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण है, अब इसे हल करना है, तो हल करने के लिए क्या क्या करना है, यहाँ हम लिखे हुए हैं, जो हम लिखे हैं वही आप कीजिए वहाँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को लेना है। इसमें ढूंढिए अचर पद कौन है, देखिए इसमें अचर पद कौन है, अचर पद अभी बता रहे थे उसे कहते हैं जिसके पास x न हो। तो इसमें देख लीजिए किसके पास x नहीं है, देखिए 12 के पास x नहीं है, इसका मतलब 12 ही क्या है, अचर पद। तो चलिए अचर पद 12 मिल गया। फिर क्या लेना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ बगल में 1 माना जाएगा,
यहाँ बगल में क्या है, एक है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, एक है, और एक जो है वही एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक एक, जरूरी नहीं है कि यहाँ हमेशा एक ही रहे, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ नहीं है तो एक माना जाएगा, 4 होगा तो 4 माना जाएगा, 6 होगा तो 6 माना जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा चलिए दोनों ले लिए हैं, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी पहला चीज कर दी। अब दूसरे में लिखा है कि दोनों का गुणा कीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए। तो चलिए हम गुणा कर दे रहे हैं, 12 गुणित 1 बराबर 12, ये गुणनफल मिला हमें, गुणा करने से यही मिला 12, ये गुणनफल है। तो लिखा है कि प्राप्त गुणनफल को, यानी जो गुणा प्राप्त हुआ है इसको 2 भागों में बांटिए, इसे 2 भागों में बांटना होगा, इसे 2 भागों में बांटना होगा। और 2 भागों में कैसे बांटेंगे, पहाड़ा की सहायता लेकर। तो पहाड़ा की सहायता लेकर इसके 2 भाग कीजिए, जैसे 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 12 का एक भाग 6 मान लीजिए, एक भाग 2, 6 दूना 12, तो 12 का एक भाग 6 और दूसरा भाग 2। तो चलिए इसके 2 भाग देखिए, 2 भाग में एक 6 मिला, एक 2 मिला, 6 दूना 12। देखिए और पहाड़ा पढ़िए जिसमें 12 आता हो, एक तो यही है 6 दूना 12, 2 छंग 12, तो एक भाग 6 एक भाग 2 माना गया। और ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 12 आता हो, जैसे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, इसका एक भाग 4 हुआ और दूसरा भाग 3 हुआ। तो देखिए 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, ये सब 12 के 2 भाग मिल रहे हैं। एक और है 12 एक्का 12, 12 एक्का 12, तो इसके 2 भाग और मिल गए, एक 12 मिला और एक 1 मिल गया। इन दोनों का गुणा करने से भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो देखिए ये दोनों जो हैं, ये दोनों भी 12 के 2 भाग हैं, ये दोनों भी 12 के ही 2 भाग हैं, और ये दोनों भी 12 के 2 भाग हैं। तो 12 के 2 भाग हमें यहाँ 3 मिल गए हैं। अब कौन भाग सही होगा, 12 का 2 भाग ये दोनों सही हैं कि ये दोनों कि ये दोनों। तो यहाँ लिखा क्या है देखिए कि जो गुणनफल प्राप्त हुआ है इसके ऐसे 2 भाग कीजिए, ऐसे 2 भागों में बांटिए कि दोनों भागों को जोड़ने से, दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से, जोड़ने से या घटाने से यक्ष का गुणांक अर्थात b प्राप्त हो जाए। यक्ष का गुणांक अर्थात b, यहाँ देखिए यक्ष का गुणांक अर्थात 7 प्राप्त हो जाए। तो क्या कीजिए, ये जो 2 भाग मिले हैं इनको जोड़िए घटाइए, जैसे 12 और 1 को जोड़कर और घटाकर देखिए यक्ष का गुणांक 7 मिल रहा है। 12 और 1 को जोड़कर घटाकर देख लीजिए, 12 1 को जोड़िए एक बार घटाइए और देखिए यक्ष का गुणांक जो 7 है वो आ रहा है। तो देखिए 12 में 1 जोड़िए 13 आएगा, यक्ष का गुणांक अर्थात 7 नहीं आ रहा है। तो 12 1 13 और 13 अर्थात यक्ष का गुणांक 7 नहीं आया। 12 में 1 घटा के देखिए 11 आया, यानी यक्ष का गुणांक अब भी नहीं आया। इन दोनों को न तो जोड़ने से 7 आया और न इन दोनों को घटाने से 7 आया, तो मतलब ये दोनों भाग गलत हैं। तो चलिए इसे देखिए, 6 में 2 जोड़िए, 6 में 2 जोड़े कितना आएगा 8, 7 नहीं आया। अच्छा में 2 घटाइए 4 आएगा, अब भी 7 नहीं आया, तो मतलब ये भाग भी सही नहीं है 12 का। इन दोनों को देखिए 4 और 3 को, इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 3 7, अर्थात यक्ष का गुणांक 7 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा। तो 4 और 3 को घटाने से यक्ष का गुणांक अर्थात 7 नहीं आ रहा है, लेकिन 4 3 को जोड़ने से तो आ रहा है। तो वही तो लिखा था यहाँ कि जोड़ने से या घटाने से यक्ष का गुणांक आ जाए। तो यहाँ 4 और 3 को जोड़ने से यक्ष का गुणांक अर्थात 7 मिल रहा है,
इसका मतलब 12 के 2 भाग ये दोनों सही माने जाएंगे, 4 और 3 सही माने जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ने से आ रहा है ना, यहाँ लिखेंगे 4 + 3 बराबर 7, जोड़ने से आ रहा था। अब क्या करेंगे, अब ये जो 4 धन 3 लिखे हैं ब्रैकेट में, इसे हम 7 के स्थान पे लिख देंगे। ये जो 7 है, 7 यहाँ से हटाएंगे, उसके जगह 4 + 3 लिख देंगे। 7 हटाएंगे, वहाँ क्या लिखेंगे, 4 + 3। तो देखिए अब यहाँ हम हल करके दिखा रहे हैं, x² - 7x + 12 बराबर 0 है। अब हम 7 यहाँ से हटा के क्या लिखेंगे, 4 + 3 ब्रैकेट सहित, 4 + 3 ब्रैकेट सहित। तो 7 के स्थान पर लिखिए x² - 4 + 3, आगे x है, देखिए 7 की जगह तो ये लिख दिए, आगे क्या है x लिखिए, + 12 बराबर 0। तो 7 की जगह 4 + 3 हो गया, बाकी सब ज्यों का त्यों उतार दिया गया। अब आगे x² - x का गुणा इन दोनों में कीजिए, x का गुणा 4 और 3 में कीजिए और माइनस का गुणा अंदर कीजिए, तो होगा -x का गुणा 4 में 4x, और ये माइनस प्लस का गुणा -x का गुणा 3 में 3x + 12 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, इसमें 4 पद हो गए हैं। इसमें देखिए कई पद हो गए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कुल 4 पद हैं। और 4 पद हैं तो 2-2 पदों का जोड़ा बना दीजिए, 2-2 पदों का जोड़ा बना लीजिए। इन दोनों पदों का एक जोड़ा चलिए बना लिए, और इन दोनों पदों का एक जोड़ा, तो 2 जोड़े बन गए। और हर जोड़े में कई पद हैं, 2 पद। अब क्या कीजिए, इस जोड़े में, पहले जोड़े में कामन ढूंढिए। तो देखिए कामन क्या है, x दोनों में शामिल है, दोनों पदों में, तो x कामन है, तो जो कामन है उसे बाहर निकालिए। क्या बचा, x - 4। ये पहले जोड़े में x कामन था, x बाहर निकाला गया, बचा x - 4। चलिए अब दूसरे जोड़े में प्रवेश कीजिए। तो दूसरे जोड़े में जाने से पहले माइनस मिला तो माइनस लिखिए। इन दोनों में कामन ढूंढिए, तो 3 के पहाड़े में देखिए 3 और 12 दोनों आते हैं, इसका मतलब इन दोनों में क्या कामन है, 3। तो 3 कामन है, 3 बाहर निकालिए, कामन लीजिए, तो बचेगा x। आइए ऋण और धन का गुणा कीजिए, ऋण और धन का गुणा करने से ऋण आएगा, तो ऋण लिखिए, और 3 से 12 को काटिए, 3 चौक 12, 4 बचा बराबर 0। अब इस लाइन में ध्यान से देखिए, तो अब 2 पद हो गए हैं। देखिए एक पद ये है, एक पद ये है। अब इन दोनों पदों में ध्यान से देखिए, तो x - 4 आपको दोनों पदों में दिखेगा। देखिए x - 4 दोनों पदों में दिख रहा है, तो यही अब कामन माना जाएगा। तो कामन है, तो इसे बाहर निकालिए, x - 4, और बचा क्या, x - 3, इसे यहाँ लिख दीजिए, और बराबर 0। तो देखिए द्विघात समीकरण को हम लोग यहाँ तक हल कर लिए, 2 कोष्ठक आ गए हैं। अब इसे और आगे हल करना होगा, क्योंकि ये दोनों कोष्ठक देखिए किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। दोनों कोष्ठक किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। इसमें से पहला कोष्ठक लेकर उसे 0 बराबर कर दीजिए, तो लिखा जाए यदि x - 4 बराबर 0, कोष्ठक मत लगाइए, यदि x - 4 बराबर 0 हो, तब -4 को उधर ले जाइए, तो x बराबर +4 हो जाएगा। और दूसरा कोष्ठक लीजिए, यदि x - 3 बराबर 0 हो, तब x बराबर क्या होगा, 3। तो ये जो 4x बराबर आया बच्चों, इसे मूल कहेंगे। ये मूल है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण क्या है, मूल है, यही हल है। ये जिसे हम मूल कह रहे हैं 4 और 3 को, यही दोनों द्विघात समीकरण के क्या हैं, हल है। तो देखिए द्विघात समीकरण को हम लोग हल कर दिए हैं। तो कुछ समझ में आया आप लोगों को, इसे आप लोग ध्यान से
एक बार और पीछे करके देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। कॉमन उमन लेना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप 10 में हैं तो कॉमन क्या है, कैसे लिया जाता है, ये सब आपको आना चाहिए। तो चलिए कोई दूसरा सवाल हल किया जाए। चलिए इसे मिट दें बच्चों। जो x बराबर आते हैं ये दो मान, ये दोनों उस द्विघात समीकरण के क्या हैं, मूल हैं, या इन्हीं को हल कहिए या इन्हीं को उत्तर मान लीजिए। यही दोनों उत्तर हैं, यही दोनों मूल हैं, यही द्विघात समीकरण के हल हैं। तो चलिए इसे मिट दे रहे हैं। बच्चों पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है, इसे हम अलग वीडियो में बताएंगे आपको। आज की वीडियो में सिर्फ गुणनखंड से कैसे हल करते हैं वही हम बता रहे हैं। तो चलिए बच्चों, ये किताब में उदाहरण 3 दिया गया है। प्रश्नावली 4.2 के पहले उदाहरण 3 दिया गया है। उदाहरण नंबर 3, देखिए इसे हम लोग गुणनखंड द्वारा हल करेंगे। लिखा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x धन 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल किया जाए। 2x² माइनस 5x प्लस 3 है। तो देखिए दिया है समीकरण, द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण कौन सा द्विघात समीकरण है, देखिए 2x² है माइनस 5x है प्लस 3 है बराबर 0। अब इसे उसी तरह कीजिए जैसे अभी बता रहे थे। सबसे पहले इसमें से क्या क्या लिया जाए, क्या क्या लें, अचर पद को लें। अचर पद, अचर पद देखिए क्या है, 3 है। अचर पद उसे कहते हैं जिसके पास x न हो, तो 3 है अचर पद। और क्या लें, x² का गुणांक। देखिए यहाँ 2 गुणांक दिया गया है, x² का गुणांक लीजिए। x² का गुणांक 2 है। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो 3 गुणित 2 बराबर 6, 6 आ गया। अब 6 के 2 भाग कीजिए, 6 को 2 भागों में बांटिए। 6 के ऐसे 2 भाग कीजिए कि दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से x का गुणांक अर्थात 5 आ जाए। 6 के ऐसे 2 भाग कीजिए कि दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से x का गुणांक अर्थात क्या आ जाए, 5 आ जाए। इसके 2 भाग सोचिए क्या हो सकते हैं। देखिए इसके 2 भाग, एक तो 6 हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, क्योंकि 6 1 का 6। और देखिए 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो 6 के 2 भाग ये दोनों भी हैं और ये दोनों भी हैं। अब देखिए ये x का गुणांक किससे आता है, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ने से 5 आ रहा है। चलिए ये दोनों तब सही माने जाएंगे, क्योंकि इन दोनों भागों को जोड़ने से 5 आ रहा है x² का गुणा।
ये दोनों सही माने जाएंगे 6 के दोनों दो भाग। अच्छा इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, मतलब x का गुणांक 5 तो नहीं आएगा, लेकिन 6 में 1 घटाएंगे तब 5 आएगा। इसका मतलब ये दोनों भी सही लग रहे हैं, 6 के दो भाग ये दोनों भी सही हैं, क्योंकि इन दोनों को घटाने से x का गुणांक अर्थात 5 आ रहा है। और ये दोनों भी सही हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से x का गुणांक अर्थात 5 आ रहा है। यहाँ 6 का दो भाग कौन सही माना जाए? दोनों को सही माना जाए। अब दोनों तो सही नहीं होंगे, एक तो यहाँ गलत होगा। अब कौन गलत होगा ये कैसे पता किया जाए? तो हम लगा के चेक कर रहे हैं, देखिए दोनों में से कौन सही है। चलिए एक बार हम 6 और 1 के हिसाब से चलें, तो 6 में 1 घटाने से 5 आ रहा था ना, तो हम 6 में से 1 घटाने से 5 आ रहा है ना, इसलिए हम 5 के स्थान पे 6 माइनस 1 लिख के देखें। 5 के स्थान पे 6 माइनस 1 लिख के देखें क्या होता है। तो चलिए लिखें 2x² माइनस 5 के स्थान पे 6 माइनस 1x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x² माइनस x का गुणा इन दोनों में कर दीजिए, तो 6x और माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा x में 1x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए 4 पद हो गए, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा। जब 4 पद हो जाए तो दो दो पदों का जोड़ा बनाइए, इन दोनों पद और इन दोनों पदों का समूह बनाइए। इसमें कॉमन देखिए क्या है, इसमें कॉमन 2 है और यक्स है, 2 है और यक्स है। हाँ तो देखिए बच्चों, पहले समूह में देखिए क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। तो 2x कॉमन है तो 2x को बाहर निकालिए और देखिए क्या बचेगा। यहाँ से 2 निकल गया कॉमन में बाहर, एक x निकल गया तो एक x बचा, और माइनस 2x इसमें से निकला, देखिए तो x यहाँ से निकला, 2 तिहाई 6, 3 बचा, 3 प्लस इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है तो आप एक कॉमन ले सकते हैं, एक कॉमन लीजिए, बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए बच्चों ये सही नहीं है, ये जो लाइन दिख रहा है पूरा ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? देखिए पहले समूह में, ये पहला जोड़ा है, पहला समूह है, ये दूसरा है। पहले समूह में जब 2x कॉमन लिया गया तो ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचा, x माइनस 3 बचा। तो यही x माइनस 3 इसमें इस ब्रैकेट के अंदर भी बचना चाहिए। x माइनस 3 इसमें है पहले वाले ब्रैकेट में, तो x माइनस 3 इस ब्रैकेट के अंदर भी बचना चाहिए। तो देखिए x माइनस 3 इसमें नहीं है, इसमें तो प्लस आ रहा है। इसका मतलब है कि ये लाइन गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि हम 6 का दो भाग 6 और 1 की सहायता से इसे हल कर रहे थे, इसके वजह से यहाँ ये गलत आ रहा है। अब इसी सवाल को देखिए, अब हम ये दोनों भाग लेके हल करेंगे तो देखिए ये वाली प्रॉब्लम वहाँ नहीं आएगी। तो देखिए अब इसका दो भाग, 6 का दो भाग कौन ले लें, 3 और 2, 3 और 2 को जोड़ने से ये 5 आ रहा था ना। तो चलिए 3 प्लस 2 बराबर 5, यानी अब हम इसी को देखिए फिर से हल कर रहे हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। 2x², इस बार 5 के स्थान पे 3 प्लस 2 लिख रहे हैं, 3 प्लस 2, आगे देखिए x है, x प्लस 3 बराबर 0। चलिए तो 2x² माइनस x का गुणा 3 में 3x, माइनस प्लस का गुणा माइनस, x का गुणा 2 में 2x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन देखिए क्या है, इतने में देखिए x कॉमन है। क्या कॉमन है?
यक्स, तो यक्स कॉमन लीजिए तो 2x माइनस 3 बचा। ध्यान से देख लीजिए क्या बचा, 2x माइनस 3 बचा, ठीक है। और इसमें देखिए माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एक कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था तो एक कॉमन लिए। अब एक कॉमन लेने से देखिए क्या बचा, यहाँ एक कॉमन लेने से इनके कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 2x है तो 2x ही बचा। अब देखिए माइनस प्लस का गुणा कीजिए, माइनस प्लस का गुणा करने से जो आए वो चिन्ह यहाँ लिखिए, तो माइनस प्लस का गुणा करने से माइनस आएगा और आगे 3 बचेगा बराबर 0। अब देखिए ये वाली प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिख रही है। पहले कोष्ठक में देखिए 2x माइनस 3 बचा, दूसरे में भी वही बचा, इसका मतलब है सही है। तो सही क्यों है, क्योंकि इस 6 का 2 भाग ये दोनों सही नहीं थे, 6 के दोनों भाग ये दोनों सही थे, इसी की वजह से ये सब सही आ रहा है। अब इसे आगे हल कीजिए, देखिए अब क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, देखिए दोनों पदों में दिखाई दे रहा होगा, तो लिखिए 2x माइनस 3 कॉमन है तो बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। अब हमें मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए एक एक कोष्ठक को 0 के बराबर कीजिए। तो पहले पहला वाला कोष्ठक लीजिए, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तब 2x माइनस 3 को उधर ले जाइए तो 2x बराबर 3 होगा, तो x बराबर होगा 3/2। चलिए दूसरा कोष्ठक लिया जाए, यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो तब x बराबर 1 होगा। तो देखिए एक मूल ये है और एक मूल ये है, ये दोनों इस द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है। ये दोनों जो आए हैं 3/2 और 1, ये दिए गए द्विघात समीकरण के क्या हैं, मूल हैं, उत्तर हैं, हल हैं, जो भी आप समझ लीजिए। तो नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको उदाहरण 4 और उदाहरण 5 बता देंगे। उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे गुणनखंड करते हैं उसे बताएंगे। तो चलिए बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।